बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हमास के साथ से विंग के सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत ने एक तहलका मचा दिया, एक नहायत अफसोसनाक वाक़या जिससे आलमी सियासत का रुख बदल सकता है। एक तरफ तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसराइल को इतनी खुली छूट मिल गई है कि 40,000 फ़लस्तीनियों की मौत की करते हुए और इतनी लोगों ने जो जाम शहादत नोश किया है, इसके बाद वो कोई भी काम ऐसा दुनिया में कर सकता है और खुली छूट उसको मिल गई है कि वो दुनिया में जो भी चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे कत्ल कर सकता है। दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि इसराइल इस वक्त ऐसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि इतनी कार्रवाइयां करने के बावजूद भी जो नताइज उसको हासिल करने थे, उन नताइज में वो कामयाब नहीं हो सका। एक और इसका पहलू ये भी निकलता है कि क्या वाकई ही इसराइल की फ्रस्ट्रेशन इस तरह से आगे बढ़ गई है कि जहां उसको जंगबंदी का कहा जाता है, खुद उसका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका जब जंगबंदी पे प्रेशर भी कर रहा है, तो उसमें इस्माइल हनिया की मौत जो है, उनकी शहादत एक ऐसा सवाल बनती है कि जहां पे जिनसे उनको मुज़ाकरात करने थे तमाम मामलात को हल करने के लिए, उन्हीं को ही शहीद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब आगे इसराइल करना क्या चाहता है। लेकिन साथ ये भी पहलू उजागर होता है कि ईरान में ही ये कार्रवाई करना क्यों ज़रूरी था। क्या ईरान को जंग की तरफ धकेलने की एक कोशिश है। दूसरी तरफ जिस तरह से बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि एक जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब ये मेरा अपना एक तज्जिया, हम बाकी तो बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी जंग की सूरत हाल तो बहरहाल इस वक्त पैदा होना मुश्किल है। हाँ, छोटी कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है, उसके इम्कानात लग रहे हैं और कोशिश भी होगी कि हम तो यही दुआ करते हैं कि पूरे खत्ते के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई बड़ी सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि इसराइल के पास हथियार, यहाँ पर ईरान के पास हथियार तो मौजूद है, लेकिन बीच में जो सफ़र है एक बड़ा सफ़र है कि अगर वहाँ से अगर जंग की सूरत हाल होती भी है तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर ईरान खुद बहुत से सेंक्शन का इस वक्त में गिरफ्तार है, तो उसके बाद भी क्या सूरत हाल बनती है, आगे क्या चीज़ें होंगी। इस वक्त जो दो ब्लॉक्स बने हुए, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो वो दो ब्लॉक्स में अपना नाम शामिल नहीं करना चाह रहे थे या अपने तौर पे उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लगता कुछ यूँ है कि जो एक ब्लॉक की तरफ, किसी एक ब्लॉक की तरफ रुख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने कुछ मामलात हैं। इस वक्त बलूचिस्तान आप देख लें या फिर केपी में जो कुछ है, बन्नू की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो माजी में गलतियाँ हुई, ख़ासतौर पे केपी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं और जिस तरह ऑपरेशन का कहा गया था और केपी गवर्नमेंट ने, मैं इस वक्त सियासी बात करना नहीं चाह रही थी पहले मौजू पर, लेकिन ज़रूरी है कि इस बात को भी डिस्कस किया जाए, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़ौज की तरफ से जब ये बयान आता है कि हमें इस ऑपरेशन को इस तरह से वेलकम नहीं किया गया, हमें सियासी पार्टीज़ की तरफ से या इस तरह से जनाब असेंबली फ्लोर पे उस हवाले से बात नहीं की गई। इस वक्त अगर आपके मुल्क में अगर कोई इंतशारी कैफियत हो और जिसको आप खारजी पहले नहीं कह रहे थे, फिर आपने खारजी करना जिनको शुरू किया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करना अब ज़रूरी है, तो फिर सियासी मुखालफत क्यों है। लेकिन कहने का मकसद ओवरऑल ये है कि अगर आपके मुल्क की अपनी सूरत हाल ऐसी है कि जहां आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसमें अगर आपके पड़ोसी मुल्क में कुछ हालात ख़राब होते हैं तो आप किस हद तक उनका साथ देंगे या आप खुद क्या इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। दूसरी तमाम सिचुएशन में हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क होगा कि जो इस वक्त इसराइल के शदीद मुखालफत में भी खड़ा हुआ है और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। हम इखलाकी तौर पे इस वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारी स्टेट की पॉलिसी यही तमाम चीज़ें कहती हैं। इन तमाम चीज़ों में क्या सिर्फ हम इखलाकी तौर पे इन तमाम सूरत हाल में खड़े रहेंगे या इससे ज़्यादा भी हम कुछ करने की पोजीशन में हैं। तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फवाद सिद्दीकी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद सिद्दीकी साहब, क्या कहते हैं इसमें इस्माइल हनिया की शहादत और ईरान की सरजमीन पे ये होना, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सना साहब। पहले तो इस्माइल हनिया की सूरत में फलस्तीन की जो आज़ादी की तहरीक थी, वो एक बहुत ही बड़े लीडर से महरूम हो गई है। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए और इनके खानदान की शहादत को कबूल फरमाए, इनके बेटों की, इनकी पोतों की। पहले तो ये है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सना साहबा के ये जो टारगेटेड अटैक हुआ है तेहरान में इजराइल की तरफ से, इसकी दो वजूहात जो मुझे समझ में आती है। एक तो उनके इंटरनल जो प्रेशर उनकी गवर्नमेंट में इस वक्त
बहुत ज्यादा मौजूद है। दाएं बाजू की जितनी जमातें हैं इजराइल में, उनकी तरफ से कि तकरीबन 10 महीने होने को आए और इसका कोई जंग का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकल रहा। दूसरी चीज जो है वो है ऑल आउट वॉर। इसी चीज का सहारा रहते हुए इजराइल की कोशिश ये होगी कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो फलस्तीनियन का उनकी नजर में कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि इससे पहले इन्होंने हिजबुल्लाह की जो काउंसिल है उनके ठिकानों पर हमला किया लेबनान में, और उसके बाद जो है ये हमास के जो लीडर हैं उनको तेहरान में जो है वो शहीद किया। देखिए इस जो ऑपरेशन में ईरान में जो हुआ उसका बहुत ही क्लियर मैसेज इजराइल ने दुनिया को दिया है कि एक तीर से दो शिकार। मैसेज ईरान के लिए भी था और हमास का तो टारगेट था ही था, और इन्होंने ये डे बड़ा ही जो है ना कैलकुलेटेड चुना कि इस्माइल हानिया साहब जो हैं जब वो तशरीफ लाए थे नए प्रेसिडेंट की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए, तो उसके फौरन बाद ही उनको निशाना बनाया गया। मैं समझता हूं कि इसके काफी प्रॉब्स हैं इस चीजों के। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, चाइना का इन्फ्लुएंस को भी मद्देनजर रखते हुए और उसके जितने हवारी हैं चाइना का ब्लॉक, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी कि दुनिया ब्लॉक में बटने जा रही है, ईरान भी उस चाइना के ब्लॉक में किया जाता है। चाइना ने पिछले दिनों हमास और फतह के दरमियान जो है वो एक डील ब्रोक की थी बीजिंग में, जिसको बीजिंग डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था, और तकरीबन 14 जो वहाँ लिबरेशन जमाते हैं फलस्तीन की, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे जिस तरह पीलो पहले होती थी उसको लाने की कोशिश की थी और वो डील ब्रोक की थी। और दुनिया को चाइना ने ये बावर कराया था कि जी देखिए जो देरपा अमन है वो मुतहद होके ही हो सकता है, और जब मुतहद होंगे जितनी फलस्तीनी जमातें हैं तो वो मिल के जो है वो फलस्तीन की आजादी के सिलसिले में जदोजहद कर सकती हैं। तो ये जो हमला है मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि इस वक्त तो मुझे कोई ऑल आउट बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ईरान जो है वो उसको रिटेलिएट किस तरह करता है। जिस तरह उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये कहा है कि जी अब इनकी शहादत जो है इसका बदला लेना हम पर फर्ज है, और मैं समझता हूं कि जो ईरान की स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्रिकली सुक्की हुई है उसको भी थोड़ा सा अंडरमाइन करने के लिए ये कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन एक्शन शायद ऑल आउट तो ना हो, लेकिन कोई ना कोई जो इजरायली इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जवाब ज़रूर देते हैं वो चाहे छोटी सतह पे दिया जाए, लेकिन एक सामने से एक जवाब ज़रूर आता है। इस तमाम सूरत हाल में क्या इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है? क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि ख़ास तौर पे चाहता है इसराइल के ईरान जो है मज़ीद आगे बढ़ के कोई कार्रवाई करे, क्योंकि इस वक्त ख़ुद इसराइल की जो अपनी वहाँ पे सियासी सूरत हाल है उसमें अपने लोगों को, उनके अपने सियासतदानों को भी अपनी बका की भी जंग ज़रूरी हो गई है ताकि वो अपनी आवाम के सामने भी जा सकें। क्या लगता है आपको कि क्या ऐसी सूरत हाल है कि जानबूझ के ईरान की जमीन को यूज किया जा रहा है? इसमें तो देखिए जिस तरह इन्होंने ये एक्शन लिया ये तो डेलिबरेट ईरान को उकसाने की तरजीह थी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि अब दुनिया जो है वो दो हिस्सों में ब्लॉक में बढ़ती जा रही है। चाइना का इन्फ्लुएंस भी उस खित्ते में जो है मिडिल ईस्ट और एरिया में वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ईरान और सऊदी अरब की भी जो डील है ब्रोक करवाई थी चाइना ने, और उनके जो सवारती ताल्लुकात हैं उनको जो है वो मामूल पे लेकर आए थे। तो ये मुख्तलिफ रॉन्ग है। आप देखिए इजराइल के इस हमले के बाद अमेरिका ने बरमिला इस चीज का इजहार किया है कि अगर कोई इस ऑपरेशन के बाद कोई ईरान की या उसके हवारियों की रिटेलिएशन इजराइल के खिलाफ होती है तो अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। और आप पिछले दिनों देखिए कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया तो उन्होंने
जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी जो है वो मुलाकात की, और मैं समझता हूँ कि ये जो मुलाकात है ये शायद वहां से कोई न कोई सपोर्ट लेने का जरिया भी बनी थी, जो कि इन्होंने ये प्लान अटैक जो है इजराइल का जो है ईरान में इन्होंने किया था। अरे फवाद सिद्दीकी साहब, मुझे एक और बात, क्योंकि इन तमाम चीजों का असर पड़ सकता है मिडिल ईस्ट में, आप क्या समझते हैं इस वक्त के क्या अमेरिका का असर रसूख जो है वो उतना है जितना अमेरिका इस वक्त समझता है, या कम हो गया है? क्योंकि अमेरिका के असर रसूख की वजह से हम समझते हैं कि आगे अगर कोई ऐसे ब्लॉक में जाने की सूरत हाल इन ममालिक की बनती है तो फिर आगे बहुत सूरत हाल क्लियर हो सकती है। जी बिल्कुल, आपकी बात वजह है। देखिए, जो पहले इन्फ्लुएंस अमेरिका का इस खित्ते में मौजूद था मिडिल साइड में, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और उस गैप का जो है फायदा मैं समझता हूं जो चाइना, क्योंकि एक वक्त इमर्जिंग वर्ल्ड पावर के तौर पे वो उभर है, खासतौर पर इकोनॉमिकल वर्ल्ड पावर के तौर पे, तो उसने उस गैप को जो है वो बहुत ही मुस्तैदी से जो है फिल करने की कोशिश की है। मैं जिस तरह आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि चाहे वो डील जो है वो हमास की और फतह की या 14 तकरीबन जो पार्टीज हैं अंडर PLO उस अम्ब्रेला की, ये डील अभी पिछले दिनों इन्होंने बीजिंग में जो है वो बुला के और ये डील करवाई है तमाम जो जेली जमातें हैं PLO के अंदर, इंक्लूडिंग हमास एंड फतह जो मेजर पार्टीज हैं। तो ये बेसिकली इंडिकेशन है दुनिया को कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है इस खित्ते में बढ़ा रहा है, और इसी इन्फ्लुएंस को कर्टेल करते हुए आप देखिए मिडिल ईस्ट के साथ साथ जो मैं आपसे इससे पहले कह रहा था कि इससे पहले ईरान की और सऊदी अरब की जो मफाहमती अमल शुरू हुआ था और जो सफारती ताल्लुकात बहार हुए थे, उस डील को भी चाइना ने ही जो है वो होस्ट किया था और वो ब्रोक करवाई थी। तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका का अब खित्ते में इतना ज्यादा नहीं है, और इसी को देखते हुए अमेरिका जो है वो इजराइल को इस चीज की शय दे रहा है कि जी किसी ना किसी तरह आप जो है ये जो ईरान के थ्रू या हमास या हिजबुल्लाह के थ्रू जो है वो चाइना को इस वॉर में डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। तो लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा शायद होगा नहीं, जिस तरह आपने भी बड़ा अच्छा ये बताया कि इससे ज्यादा ऑल आउट वॉर जो है वो शायद इतनी ज्यादा इससे ज्यादा जा न सके। सवाल एक और फवाद सिद्दीकी साहब, एक मुख्तसर सा जवाब एक और मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद आगे बात करेंगे कि क्या इस वक्त ईरान पे जितनी सेंक्शंस हैं, और ये समझा जाता है एक सोच है कि जनाब सेंक्शंस की वजह से बहुत मुख्तसर तौर पे कार्रवाइयां या ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकता, क्या ऐसा है कि ईरान को हम कमजोर समझें इन सेंक्शंस की वजह से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ईरान को मैं जितना अर्ज कर रहा था पहले भी कि ईरान को अब शायद वो सैंक्शन इतनी ज्यादा माशी तौर पे प्रॉब्लम नहीं करती। इसी वजह से जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने भी इस चीज का ऐलान किया था कि जी हम ईरान से अपने ताल्लुकात जो है वो जो डायलॉग है वो हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें इस वक्त आपको पता है चाह बाहर है ईरान का, उसमें इन्वेस्टमेंट दो बड़े ममालिक कर रहे हैं, इंडिया और चाइना। इसी तरह जो चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ईरान में इस वक्त मौजूद हो रही है, और उनके बायलैटरल रिलेशन बहुत हद तक जो है वो इकोनॉमिकल तौर पे मजबूत हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि जो सैंक्शंस अगर इस पे एक तो शायद अब अमेरिका मुतमिल नहीं हो सकता किसी भी मुल्क में दोबारा सैंक्शंस लगाने का, लेकिन अगर सैंक्शंस की तक बात पहुंच भी जाती है तो मैं नहीं समझता कि ईरान के ऊपर कोई खास असर पड़ेगा या वो शायद रिटेलिएट करने से बाज आ जाए। ये मैं बिल्कुल नहीं समझता। अच्छा, एक आखिरी सवाल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल है कि हम अपनी भी सूरत हाल देखना चाहेंगे। जब जंगों की वजह से पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक में जब जंगें होती हैं, ऐसी सूरत हाल होती है तो हमें नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के हालात अभी भी हैं और हम उसको भुगत रहे हैं इस वक्त। ईरान में कोई भी सूरत हाल होती है, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इधर अंदाजी होती है, किसी ना किसी सूरत में यहाँ पे भी चीजें खराब होना शुरू होती हैं। किस हद तक आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान इफेक्टिव
इम्पैक्टेड होगा? जी देखिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि अगर पड़ोसी मुल्क में कोई इंतशार या कोई जंग की कैफियत होती है तो पाकिस्तान तो उससे जरूर मुतासर होता है। आपको पता है अफगानिस्तान में अमेरिकन वॉर से पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया। उसके बाद जो उनकी सिविल वॉर कॉन्फ्लिक्ट है, तमाम दहशतगर्दी उनकी वहां स्टेबलाइजेशन ना होने की वजह से अफगानिस्तान में वो हमारी तरफ आ रही है। तो ऑब्वियसली ये है। इसी तरह ईरान का आपने पिछले दिन देखे, हमारा और ईरान का एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक तक बात चल गई, लेकिन उसके बाद दोबारा क्या है कि वो हालात मामूल पे आ गए। लेकिन देखिए, अगर हम ये अब कंसिडर करते हैं कि अमेरिका या उसके हवारी हमसे कोई मदद चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ एयर पैसेज या हमारी जो हवाई सरहदें हैं उनको इस्तेमाल या पानी की सरहदें इस्तेमाल करना, तो मैं समझता हूँ शायद अब वो चीज जो है किस्सा पार ना हो। वेरी वेल एक्सप्लेन। बहुत शुक्रिया फवाद सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।